हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 1 मार्क इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स चैप्टर 1 का, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे एम को ध्यान रखते हैं कि 95+% इस बार हमको लेके आना है 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में। तो इस सीरीज को आप जब फॉलो करोगे तो आपके हर चैप्टर के छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट है वो 1 मार्कर्स में कवर हो जाएंगे, और बाकी जो 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन है उसमें आप अपने राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये है कि बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, तो ऑप्शन ए बी सी और डी है। तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट और रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो आपको जैसा पता है कि नेगेटिवली चार्ज करने के लिए या पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या सिर्फ डालते हैं, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, या जैसे एक बॉडी है उस पर प्लस और नेगेटिव दोनों चार्जेस है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स हटा दूंगा तो ये बॉडी कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स और डाल दूंगा तो ये दो कैंसिल हो गए और ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। यानी हमको इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोवाइड करने हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो एप्सिलॉन नॉट की हमको यूनिट बतानी है। तो हमको फोर्स की यूनिट पता है, न्यूटन होती है, और हमको फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट लानी है हमको न्यूटन। अब मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको याद रखनी है। ठीक है, और निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना, इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। तो क्यू स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, कोलॉम्ब स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो अब हमको क्या करना है, इसकी यूनिट हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो न्यूटन इज इक्वल टू कोलॉम्ब स्क्वायर अपॉन एक्स मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स की यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 अपॉन सॉरी, एक्स की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू कोलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये जो भी मैच हो रहा है ये वाला ऑप्शन वो टिक कर दो। तो हमारे पास जो मैच हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह से आप हर यूनिट निकाल सकते हो। जैसे आपको इसमें पूछा जाए कि एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी, तो आपको ये देखना है कि वो इक्वेशन कहाँ पे यूज आती है, क्योंकि यूनिट्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड में, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि इधर आपके मीटर आ रहा है और इधर आपके लीटर आ रहा है। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। उसके बाद है टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। थर्ड है फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। और डी है दे फॉर्म क्लोज लूप। तब कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बताओ इसमें से। यस, बिल्कुल, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि वो जो क्लोज लूप्स हैं वो नहीं बनाते, तो वो सही है। अगर क्लोज लूप बनाते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, तो हमको एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है पोटेंशियल गिरता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल था v, अब यहाँ पे गिरेगा गिरेगा तो v-x और यहाँ पे 0 होना चाहिए था। पर ये क्या हुआ, यहाँ पे तो वापस से v आ गया। यानी अगर ये वाली चीज अगर फॉलो हो जाती है तो हमारे जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ किस किस सरफेस के लिए वैलिड है, तो एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, एनी ओपन सरफेस या ओनली इरेगुलर ओपन सरफेस। तो हमारा आंसर है इसमें एनी क्लोज सरफेस। तो गॉस लॉ किसके लिए वेरीफाई होता है, जो क्लोज सरफेस है उसके लिए। तो ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। ऐसे ही आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जल्दी से अगर आपने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया तो उनको भी बुला लो ताकि ये उनसे मिस ना हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू two charges A and B is shown in the figure. Which of the following statement is incorrect? तो यहाँ पे एक A चार्ज है और यहाँ पे एक B चार्ज है।
ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है निकल रही है और बी पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, अब हमको ऑप्शन में क्या दिया है, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कर रहे हैं, और इसमें क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है। चलो तो हम पहले देख लेते हैं कि पॉजिटिव कौन सा है। तो पॉजिटिव वो वाला चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, तो ए से निकल रही है और बी पर टर्मिनेट हो रही है, तो ए और बी तो हमको पता पड़ गया कि ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, और बोथ नेगेटिव ये भी गलत हो गया, और बोथ आर पॉजिटिव ये भी गलत हो गया। तो वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, फिर भी मैं आपको ये दूसरी वाली चीज निकाल के बताता हूँ। अब देखो, हमको ये पता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे हम लाइंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ए से निकल रही है 12, और बी पे कितनी टर्मिनेट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है बी से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, और बताना है हमको। चलो, तो हमको क्या बताना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एफ क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, यानी जो इसका एप्सिलॉन नॉट था और उसके आगे एप्सिलॉन आर भी लग गया है। तो हमारे पास फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और अब हो गया एप्सिलॉन आर। तो फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज, और इसकी वैल्यू कितनी है, के, तो डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ इतना समझ में आ गया सर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि बहुत तेज हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, इसको पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। A point positive charge is brought near an isolated conducting sphere। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। तो हमारे पास एक क्या था, चार्ज, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर था जो कि आइसोलेटेड था, यानी इस पे न्यूट्रल चार्ज था। अब यहाँ पे हम इस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो ये कुछ इस तरह से निकल रही होगी। ठीक है, ये सब डायरेक्शन में, और ये इधर टर्मिनेट हो रही होगी, यहाँ पे और भी आ रही होगी कहीं से, और वापस से पॉजिटिव से कहीं पे निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब देख लो कौन सा वाला जो डायग्राम है बेस्ट सूट कर रहा है हमारे। तो स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे जाएगा इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये इधर बेंड हो जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन होती, यानी अगर आपका कुछ इस तरह से सरफेस होती, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज होता और यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती। ठीक है, पर जो कि ये सर्कुलर है, कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे कर्व्ड लाइंस आएगी। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, अगर लेक्चर देखे होंगे आपने तो ये हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसका बेस्ट सूटेड आंसर क्या हो जाएगा, फिगर ए। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू दिस 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 और दिस, अब आपको बताना है लार्जेस्ट, लीस्ट, इज सेम, और इज सेम फॉर ऑल फिगर्स। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एक बार आप सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में ज्यादा होगा। तो आप जैसा देख सकते हो कि
फिगर हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर के चार्ज पे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने फॉर्मूला देखा था तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कोई सरफेस का जिक्र ही नहीं है, यानी इन चारों केस में जो है फ्लक्स जो होगा सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज सेम फॉर ऑल दी फिगर्स। समझ में आई इतनी बात? अगर समझ में आई है तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो या लिख दो कि हाँ समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो, अभी भी टाइम है, अपने फ्रेंड्स को बता दो, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अराउंड 70 क्वेश्चंस और करेंगे। तो जल्दी से बता दो ताकि वो मिस ना कर दे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। तो इस तरह से आपका कुछ हेमिस्फीयर है। अब इसमें दिया है कि एक डायमीटर है, उसके एक पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी यहाँ पे ये सेंटर हो गया। अब इससे अवे यहाँ पे जो पूछा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो जैसा आपको पता है कि हेमिस्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज जब भी होता है तो उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर आती है। देखो कैसे, क्योंकि ये वाली सरफेस अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी इक्विपोटेंशियल होती है यानी उसकी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्म होता है। और इक्विपोटेंशियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो क्या आता है, जीरो। और एक और प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगले पॉइंट का आंसर अगले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप खुद से पढ़ो और फिर सोचो कि क्या हो सकता है, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is placed as shown, which of the following statement is correct। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, अ डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, और डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड्स। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। यानी अगर यहाँ पे ई ए लिखे और यहाँ ई बी लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इज मोर देन ई बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ बहुत ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन टू दिस चार्ज। तो ये जो नेट एक्सपीरियंस करेगा फोर्स वो के लेफ्ट डायरेक्शन में करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इधर जाने की कोशिश करेगा, पर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स का, तो ये पूरा डाइपोल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. The field at point P on the other side of the plane is। तो ये क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ए कंडक्टिंग प्लेन। यानी ऐसा कुछ प्लेन है जो कंडक्ट करता है और यहाँ पे क्या कर दिया है, q चार्ज रख दिया है। द फील्ड एट पॉइंट P on the other side of the plane is। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो बतानी है आपको कि कितनी होगी। तो सबसे पहला है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज और डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज। तो अब यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेन है तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये इस साइड से देख रहे हैं हम इसको, ठीक है, इसको हटाते हैं एक बार। तो ये वाले सरफेस पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है ना, तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है अवे फ्रॉम दी सरफेस होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम दी प्लेन। परपेंडिकुलर है प्लेन से और अवे फ्रॉम द प्लेन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा।
ठीक है, बोलो समझ में आ रही है सारी चीजें। इन वीडियो को मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको साथ के साथ देखोगे तो कवर हो जाएंगे आपके टॉपिक्स। अगर आपने नहीं भी रिवीजन किया है ना, तो यहाँ पे देखते जाओगे, सेम सेम क्वेश्चन थोड़े रिलेटेड करके यहाँ पे आते जाएंगे और आपका सिलेबस होता जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर इज कॉल्ड। तो अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, पोलरिटी ऑफ चार्ज बिल्कुल। पोलरिटी ऑफ चार्ज ही तो डिसाइड करती है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। और पोलरिटी क्या होता है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना। किसी भी चीज की पोलरिटी होती है, जैसे साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, मैग्नेट की पोलरिटी हो गई, है ना। तो दो अपोजिट इन चीजों को हम पोलरिटी से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना, और फील्ड ऑफ चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद इट इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं, मैग्नेटाइजेशन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये तो है ही नहीं इस चैप्टर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखो क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला केस जो होगा ना, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होगा, और मैग्नेटाइजिंग और नॉन मैग्नेटाइजिंग वाला जो कंसेप्ट है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट से होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, जो हम इतनी देर से देख रहे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आएंगे किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे आपने कंडक्टर आगे आने वाला जो है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इंडिपेंडेंट होती है बाहर के किसी भी चार्ज से। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होते हैं, और इसी को हम बैलेंस कर करके या कुछ दिमाग लगा के किसी बॉडी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में, जो कि हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो ओवर ए सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द surface and on it is zero. All the charges must be necessarily be outside the surface, या the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it। यानी इसका मतलब क्या, ई डॉट डी एस यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस अगर जीरो है, यानी फ्लक्स जो है आपका वो जीरो है। इससे क्या पता पड़ता है कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, जीरो। तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, यानी क्यू इन जो है वो है जीरो। तो द ऑल चार्जेस मस्ट बी नेसेसरीली आउटसाइड द सरफेस, तो ये ऑप्शन सही हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है, पर द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लिविंग इट। यानी हमने देखो जब बात की थी, तो ये एक सरफेस मान लेते हैं क्यूब की, अगर इतनी एक्स लाइन्स अगर इसके अंदर जा रही है और एक्स लाइन ही अगर बाहर निकल जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी चार्ज है वो जीरो है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगर ई डॉट डी एस किसी भी सरफेस में जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, या फिर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल जा रही है, या फिर जो सारे चार्जेस है वो आउटसाइड है। तो ये तीनों जो पॉइंट है, अगर आपको समझ में आ गए तो एक बार लाइक कर दो, और आगे बढ़ते हैं हम 15th क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, a cup contains 250 gram of water. The number of negative charge present in the cup of water is। तो कप ऑफ वाटर में पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, एटॉमिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 18, और हर वाटर के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन के पास होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और दो हाइड्रोजन के पास होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और उसका चार्ज निकालना है, तो इनटू आप कर दोगे 6.2, यानी 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर से 6 इंटू 10 की पावर 23, और इसका एक का चार्ज यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। एक बार आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली भी इसका आंसर निकालेंगे, तो 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। तो हमारे पास जो माइनस वाला है ये वाला ऑप्शन तो हट गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 250 ग्राम अपॉन 18, तो इसको भी हम कैंसिल करके अगर निकालेंगे,
तो अगर 2 से डिवाइड करते तो ये 9 और ये आता है 125। अब इसको हम कर देते हैं 9 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा 1 इंटू, देखो कितना आ रहा है 112 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो कितना आएगा ये। अच्छा, इसको अगर 125 को हम 9 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 91। ठीक है, और 3 कैरी 35, तो 35 से पहले 27, तो ये 13 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 13 पॉइंट और इंटू 6 इंटू 1.6, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी बात करेंगे तो ये आ रहा है 13 5 से होता है हमारे यहाँ पे 65 प्लस 13, तो 78 इंटू 1.6, और 1.6 अगर देखें तो 16 डिवाइड बाई 10 है, और 78, यानी हमारे पास 2 जीरोज और आएंगे और अपॉन में कुछ 5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 जीरो यहाँ से आ जाएंगे, तो 10 की पावर 2, और एक जीरो हमारा कहाँ मिस हो रहा है। देखो आप इसको सॉल्व करके एक बार आंसर बताओ। हाँ, यहाँ पे 10 आएगा है ना, हमने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो 10 थे, तो वो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखो वापस समझो, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एक H2O मॉलिक्यूल में, 10। अब देखो 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 250 डिवाइड बाई 18, ये तो हो गया मोल। ठीक है, अब इसको मोल से मॉलिक्यूल्स या एटम्स में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 इंटू 10 की पावर 23। अब इस पे अ, एक एटम पे इतना, सॉरी, एक मोल के एटम्स आ गए हमारे पास। अब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10, और उसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जिसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है इन दोनों में से कुछ आएगा। तो आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो दो चार्ज है हमारे पास, तो दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कहा है कि फोर्स जो आर है उसको हाफ कर दिया है, तो अगर आर हाफ होगा तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय 4, और 4 ऊपर आएगा तो 4 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है अभी तक, है ना, समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस d apart in the air, coulomb force between them is F. If a dielectric material of dielectric constant k is placed between them, the coulomb force now becomes। तो एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करो और फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपके दो चार्ज है वो d डिस्टेंस पे है। ठीक है, उनके बीच का k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अब उसमें क्या बता रहे कि द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांस्टेंट के इज प्लेस बिटवीन देम, तो हमारा जो कूलम्ब फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो के या क्या कर दिया उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, ये था हमारे पास फोर्स, तो उन्होंने क्या किया है कि नया जो फोर्स है वो क्या कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन को छोड़ के ये वाली तो वैल्यू थी एफ, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ वापस। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं। तो नया क्या किया उन्होंने, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी एफ, और एफ डैश हमारा क्या हो जाएगा एफ अपॉन के। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा एफ अपॉन के, ऑप्शन ए। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बहुत इजी क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आएंगे। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के अच्छे चांसेस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट सेपरेशन R. The force acting between them is given by this. The K depends upon। तो K किस पे डिपेंड करता है,
ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर ओनली ऑन द मीडियम ऑफ चार्जेस। तो ऑप्शन बी तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि मीडियम जो है वो चेंज कर दिया तो वो डिपेंड कर रहा था। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी अगर इसकी यूनिट क्या है तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि द कांस्टेंट के जो है ना ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अब इसको क्या करते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि इधर की जो यूनिट्स है वो सेम रहे। अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो मैंने आपको पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर लेफ्ट साइड में मीटर आ रहा है तो राइट साइड में लीटर नहीं आ सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो हम जो गुलाम ने बताया था वो क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन उनके रेडियस का या उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब उसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया था, के को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये वाले की वैल्यू क्या है, इन दोनों साइड्स में जो यूनिट्स है उनको बैलेंस करने के लिए लाए थे। तो ऑप्शन ए भी हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इतनी बात समझ में आई है अभी तक? बोलो। थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लग रहा है तो सीख लो उसको, क्योंकि ये वाली चीज वापस से आपका रिवीजन करवा देगी। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आगे वाले क्वेश्चंस के लिए अभी ये कंसेप्ट सीख लोगे तो आगे वाले क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे और आपको वापस से रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। तो 19th क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्जेस 4q q and small q are placed in a straight line with the length l at points at the distance 0। यानी एक लाइन है ना, l डिस्टेंस की है। तो कैसे रखा हुआ है, सबसे पहले रखा हुआ है 4q चार्ज, उसके बाद रखा हुआ है आपका q चार्ज, और फिर रखा हुआ है आपका स्मॉल q चार्ज। ठीक है, l/2 पे और l पे। ठीक है, what should be q in order to make the net force on q to be 0। यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक फोर्स लग रहा होगा इस q की तरफ से इस तरफ। ठीक है, फोर्स ऑफ, हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 और 3। तो एफ ऑफ 1 और 3 की वजह से, और एक फोर्स अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा F23। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि K 4Q इंटू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू क्यू स्मॉल q अपॉन l/2 का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो, तो 4q इज इक्वल टू q, और ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4। तो q की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू आ गई स्मॉल q। अब स्मॉल q आएगी या नेगेटिव आएगी, देखो तो हम जब नेट फोर्स निकालते तो हमने डायरेक्शन पहले ही मान ली। तो नेगेटिव डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो ये जो आया हमने डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है। तो इस तरफ फोर्स लगने के लिए इस वाले चार्ज का होना क्या चाहिए, देखो जो सेम चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, वो तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ऐसा होगा। तो हमने जो माना था वो सही है, और हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव का आएगा। और कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड, क्यू। तो नेगेटिव क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन falls from the rest through a vertical distance of 5 vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. The proton is allowed to fall from the rest in it through the same vertical distance h the time of fall of the electron in comparison to the this। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं आपको समझा देता हूँ। एक पहले कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से h डिस्टेंस ऊपर से क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा रहे थे। तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, इसका टाइम पीरियड निकाला कुछ सर्टेन डिस्टेंस h तक। अब क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिवर्स कर दिया, और फिर से क्या किया, एक क्यू चार्ज जो है
उसको फॉल करवाया, ठीक है, वही h डिस्टेंस से। तो अब इसमें पूछा कि टाइम ऑफ फॉल जो होगा, जो टाइम ऑफ दोनों को h डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, बिगर होगा या इक्वल होगा। तो एक बात बताओ कि हमारा जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी डायरेक्शन या टाइम का कुछ भी इसमें आता है। तो जो जब अब अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो टाइम ऑफ फॉल होगा वो भी दोनों में सेम आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 21st क्वेश्चन सब बच्चों को एक बार आना चाहिए, तो एक बार इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, या लाइव चैट में अभी चल रही है तो उसमें इसका आंसर लिख दो जल्दी से। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलॉम। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे इस चैप्टर को। तो सबसे पहली चीज जो आई थी वो थी इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी यूनिट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। सेकंड क्वेश्चन है, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट हैज। तो एक्सेस ऑफ पॉजिट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात समझाई थी कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना होता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज करना हो, तो एक बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज करना हो तो क्या करो, उसके इलेक्ट्रॉन्स को गायब कर दो, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना हो तो उसमें और इलेक्ट्रॉन्स मिला दो। तो अब क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया है हमने, तो यहाँ से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम। A proton at rest has a charge E. If it moves with high speed, its charge becomes this and this. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज दिया हुआ है, उसका चार्ज अगर ई दिया हुआ है तो उसको कितनी भी स्पीड से फेंको उसका चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसका मास जो है वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि उसके मास पे कुछ इफेक्ट आता है, पर चार्ज उसका कांस्टेंट रहता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करके उसको खुद अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं हर वीडियो के लिए आपको टाइम दूंगा तो वीडियो अभी 1.5 या 2 घंटे की बनने वाली होगी, तो 4 या 5 घंटे की बन जाएगी। तो इतना टाइम आपके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। फिर मैं आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करवा पाऊंगा। तो आप वीडियो को पॉज करो और अपने पेस पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज 3 × 10⁻⁻⁵ कूलम और 5 × 10⁻⁴ कूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो सीधा सीधा के क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू डालो और इसका आंसर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, और बाकी आप इसकी वैल्यू डाल दो। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁵ इंटू 5 × 10⁻⁴ अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। यानी इसको अगर अपन ऊपर लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर बताना आप मुझे। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना। अब मेरे को यहाँ से ये तो दिख रहा है कि 10⁻10 में कुछ आने वाला है। ठीक है, पर ये 9 × 3 × 5 है, तो 9 × 45 × 3 यानी 13.5 कुछ आएगा। ठीक है, 13.5 यानी 135 है, इंटू 10⁻9, ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 13.5 इंटू 10⁻11। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ठीक है, सबका आया ये वाला आंसर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। What is the value of minimum force acting between two charges placed at 1 meter apart from each other? तो दो चार्ज रखे हुए हैं, तो उसमें मिनिमम फोर्स क्या होगा, 1 मीटर पे रखे हुए हैं, तो वही होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये 1 मीटर है तो इसको हम देखने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, इसका चार्ज जो भी होगा वो, और के, तो के ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम चार्ज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली घुमा फिरा के देने के लिए आप क्या कि कंफ्यूज हो जाओ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात, के ई बाय 4 के ई स्क्वायर बाय 2 कुछ नहीं देखना है,
दो चार्जेस दे रखे, सिंपली पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ और निकाल लो आंसर। चलो 26 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप सबको आता होगा, तो एक बार 26 का आंसर चैट बॉक्स में बता दो कि क्या आ रहा है आपका, या कमेंट बॉक्स में बताओ कि 26 का आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। A glass rod acquires charge by rubbing it with silk cloth. The charge on the glass rod is due to friction, conduction, induction और radiation. तो radiation तो नहीं होगा, induction भी नहीं होगा, conduction भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अगर अभी आप इन दोनों नोटिस करोगे तो विंटर्स में जब आप ब्लैंकेट्स के ऊपर कॉम्ब को या फिर ब्लैंकेट्स के ऊपर अगर हाथ भी फेरते हो तो उसमें स्पार्क होता है, तो वो क्या होता है, चार्ज का इधर उधर ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, ट्राई करके देखना जब भी आप ब्लैंकेट में सोए, अभी नहीं, बाद में जब भी सोएंगे आप तो एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच हैज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर व्हेन टू चार्जेस एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एज इन एयर बाय द डिस्टेंस आर। यानी एक चार्ज जो रखा हुआ है वो तो किसी मीडियम में रखा हुआ है, और एक चार्ज जो रखा हुआ है वो एयर में रखा हुआ है। तो हमको दे रखा है कि दोनों जो फोर्सेज है वो बराबर है, तो हमको थिकनेस निकालनी है किसकी, जो कि मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम, ये हमको पता है। अब दोनों के फोर्स की इक्वेशन हमको पता है। अब क्या करेंगे, हम जो एफ एयर है वो लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक सेकंड एक काम करते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2। अब आप बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उतनी तो होगी जितनी इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस होगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा टी स्क्वायर। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम हमको क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, तो डायरेक्ट टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर अपॉन एप्सिलॉन आर अंडर रूट में। ये हो गया हमारा आंसर। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई आपको? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर आप अगर ध्यान से पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब हमने डेरिवेशन किया था तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कौन सी, इक्वेटोरियल एक्सिस पे, उससे डबल होती है एक्सियल एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x है तो इस वाली पूरी एक्सिस पे कितनी होती है, 2x। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट द सेंटर, या फिर ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर। तो हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे अगर है के क्यू, देखो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इस वाली डायरेक्शन में अवे फ्रॉम दी, और ये नेगेटिव चार्ज होता है तो टूवर्ड्स दिस, तो ये कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या आपको, आ गया ना, नहीं आया, एक बार वापस समझाओ। देखो आपको पूछा है कि सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल किससे बना होता है, माइनस क्यू और क्यू चार्ज से। अब इसके सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो एक चार्ज की वजह से सेंटर पे जितनी होगी उससे डबल ही तो होगी। अगर यहाँ पे बाकी पूरे स्पेस में अगर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो ये इस वाली एक्सियल एक्सिस पे कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसका डबल हो गया, इसकी वजह से इतनी है के क्यू,
अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वजह से भी इतनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आएगी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, तो आप खुद निकाल के देखना, और अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि न्यूटन अपॉन कूलम जो होता है ये होता है 1 वोल्ट अपॉन मीटर के इक्वल। तो वोल्ट अपॉन मीटर ये किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक बार आप खुद से निकाल के देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, नहीं तो फिर आप आंसर याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी में अगर चार्जिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इंक्रीज होगा। बताओ कैसे, क्योंकि देखो अगर हम इसमें चार्जिंग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स उठ के इसके ऊपर आ रहे होंगे, इसका जो मास है वो इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, अब ये एक इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये नंबर किस में होंगे, नंबर किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर उठ के आएंगे तो चार्ज होगा, और चार्ज जैसे होगा तो मास भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ मास होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The charge on a body is integral multiplus of plus or minus E या फिर Q is given by the law। तो मैंने आपको लॉ बताए थे चार्ज के, तो पहला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है नाइदर क्रिएटेड या नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। फिर कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये वाली चीज हम चार्ज में नहीं पढ़ते हैं। फिर होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है जो कि हमारा आंसर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी इसके चार्ज एक ऐसी यूनिट है, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स सिलेबस, और हमारी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन या फिर क्यूब, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनवर्स 3। ठीक है बच्चों, तो हमने लगभग 40% यहाँ पे कवर कर लिया है, 80 क्वेश्चन है टोटल, और हम 32 पे आ गए हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अभी तक अगर अपने फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे। और आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी पर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज इट शोज। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे जो कि हमने पहले वाले एग्जांपल्स में देखा था कि क्यू चार्ज था, इसकी फील्ड लाइंस क्या होती है, एक्सियली आउटवर्ड्स। ठीक है, सारी डायरेक्शन में। अब ये लाइन यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये लाइन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और जिस अगर ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे आ गई है वापस लाइन, तो ये लाइन छोटी हो गई ना, समझ रहे हो, ये लाइन छोटी हो गई। तो यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। बताओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया, तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का मकसद जो है वो पूरा हो गया, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। समझ में आ गई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, force F between charges Q1 and Q2 are separated by R is 25 न्यूटन। फोर्स आपको दिया हुआ है वो कितना है, 25 न्यूटन। इट कैन बी रिड्यूस टू 5 न्यूटन इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज मेड। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, ये है 25। अब ये कितना कर दिया 5, तो हमको R और F चेंज कर रहे हैं, तो 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, और अब क्या कर दिया 5, है ना। तो 5 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर।
ठीक है, तो के क्यू वन क्यू टू की वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 5r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। 5 कैंसिल हो गया तो r डैश कितना आ गया, √5r। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब मैंने सारा इस साइड सॉल्व कर दिया, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो एक काम करो, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे का मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश का स्क्वायर 5r डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ डाल दो और सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यानी किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये चीज हमको कौन बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट पूछी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम अभी अभी निकाल के आए हैं, वो क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब। तो मैंने कहा था इसको याद कर लो, आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। तो ये हो गया हमारा न्यूटन पर कूलम्ब। अगला देखते हैं, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है आपका P, इसको क्या होता है 2a/q। अब इसकी यूनिट होती है मीटर और इसकी होती है कूलॉम, तो मीटर कूलॉम या कूलॉम मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब आपको यूनिट से खेलना आ चुका होगा। तो जो भी आपको यूनिट्स याद नहीं हो रही है, तो फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो और आपको पता है कि किसको किस में डिनोट किया जाता है, तो आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। तो यही चैप्टर होता है 11th क्लास में कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो वो मैं स्किप करता हूँ और मैं कहता हूँ आप सबको, मैंने कहा भी है मेरे लेक्चर्स में कि इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ की यूनिट नहीं पता होगी तो आप यूनिट कन्वर्जन कैसे करोगे। तो अब आपको ये आ चुका है, अब बढ़ते हैं हम 37th क्वेश्चन के ऊपर। तो 37th क्वेश्चन है, a slab of dielectric is introduced between two equal positive charges with a fixed separation. As a result, the force between two charges decreases. The two charges starting attracting each other, the slab starts moving, या an electric current passes from one charge to another. तो अब देखो, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी तो आप इस क्वेश्चन में उलझ जाओगे। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा पूछा है कि दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अब इसके बीच में एक स्लैब डाल दिए तो क्या होगा। तो हमने अभी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस किए थे कि जो फोर्स ऑफ बिटवीन द टू चार्जेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, कितने से होगा। अगर आपका पहले एफ था तो एफ डैश आपका क्या हो जाएगा, एफ अपॉन के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में तो आंसर आ जाता है। अब आप अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो कि यार बोर्ड्स में इतना इजी सवाल कैसे आ गया, तो क्या करेगा फिर आप, अलग अलग चीजें सोचते हो कि यार ये दोनों अट्रैक्ट तो नहीं हो जाएंगे। या फिर अगर आपने ये पढ़ा होता है या आपके टीचर ने ये पढ़ाया होता है कि बारिश के टाइम पे जो है ग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे हो जाती है, तो वो जो आपने वो कंसेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कांस्टेंट है वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी ले लेती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है तो वो चार्ज कंडक्ट कर लेता है। तो ये सारी चीजें आपको आने वाली है। अगर आपने ये देखा होगा कि स्लैब स्टार्ट्स मूविंग, तो आपने अगर कैपेसिटर की प्लेट्स अगर पढ़ी होगी तो फोर्स बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक और ये सारी चीजें, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बोर्ड्स जो पूछेगा बहुत आसान सवाल पूछेगा और इससे कंफ्यूज होकर अपना जो सही आंसर है वो आपको मैनिपुलेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Two like point charges separated by certain distance exerted a force of 0.04 Newton on each other. The distance of separation between them is half. The force exerted by each of them will be. अगर आपने अभी तक पूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन से, तो आपको पता होगा आपने क्वेश्चन किया है जिसमें डिस्टेंस को हाफ करते हैं, जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाता है। अगर आपने वो देखा है या आपके दिमाग में अगर इतनी कैलकुलेशन हो पाती है, तो फोर्स अगर 0.04 है तो डिस्टेंस हाफ करने पे 4 टाइम्स हो जाएगा।
तो 4 टाइम्स ऑफ 0.04 क्या हो जाएगा 0.16 न्यूटन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार निकालने की ट्राई करो, और आप पीछे क्वेश्चंस का भी रेफरेंस ले सकते हो अगर आप कहीं अटक जाते हो। ठीक है। 39th क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ ड्राई सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, सिल्क के क्लॉथ पर चले जाते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे अपन ने ये क्वेश्चन करा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसका आंसर है सेम एज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस। बिल्कुल, द यूनिट जो होगी ना इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, अगर मीडियम की लो या स्पेस की लो, दोनों एक ही बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हमने डिस्कस करा है पहले वाले क्वेश्चंस में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों हम 40th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, और 40th क्वेश्चन आधा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज की जो लेक्चर है उसमें 40 क्वेश्चंस और बाकी है। तो जल्दी से एक बार पानी पी लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कुछ खाने को लेके आ जाओ। 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद से वापस से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और भागकर लेके आओ। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। अब हम आगे के आधा जो हमारा पार्ट बचा हुआ है इस वीडियो का, उसको शुरू करते हैं, और हम बिना रुके 40 क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वापस से है कि डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अभी हमने देख लिया, तो एक बार इसको आप ट्राई करने की कोशिश करना, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझसे डाउट सेशन में या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, पर एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन इंसुलेटेड कॉनिकल शेप्ड मेटेलिक कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट इज। तो यूनिफॉर्म रहेगी, मिनिमम एट एपेक्स, मैक्सिमम एट एपेक्स और मैक्सिमम एट बेस। तो कुछ इस तरह से होता है कोनिकल शेप्ड मेटेलिक कंडक्टर। तो आपको पता है या आपने पढ़ा होगा या मैंने बताया होगा कि जो शार्प एजेस होती है वहां पे जो डेंसिटी होती है चार्ज की वो सबसे ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सरफेस। यानी यहाँ पे जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम एट एपेक्स। ठीक है, ये चीज आपको पता थी या नहीं, एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ इसको एक बार। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इट्स वेट mg। यानी ये क्या कह रहा है, F इज इक्वल टू mg है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया, यानी QE इज इक्वल टू mg के बराबर है। आगे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो E यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू एम जी बाय क्यू। तो एम जी अपॉन क्यू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू क्यों है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वो डाल दो चार्ज, और क्या। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 into 10 की पावर 5। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर
द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है क्यू ई साइन थीटा। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी ई साइन थीटा होता है। तो पी ई साइन थीटा, अब पी के यहाँ पे क्या आएगा, 2a डी ई साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स कितना है, 2 × 10⁵ अब आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक काम करो, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 10⁵ इज इक्वल टू 2 × कितना दिया हुआ है आपको, 2q, हाँ 2, द डाइपोल लेंथ आपको दे रखी है 2/100 इंटू क्या निकालना है आपको, चार्ज निकालना है। तो q यहाँ पे आ जाएगा इंटू ई की वैल्यू, अच्छा टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, एक सेकेंड, तो टॉर्क, हाँ मतलब F इज इक्वल टू, तो टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन मीटर इंटू 2 × 10⁵। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 बच जाएगा और ये आ जाएगा 8, तो 1/2 × 10⁻³ और या फिर हम इसको कह सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई होता है न्यूटन अपॉन कूलम और इंटू डी एस यानी मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला एक बार आप निकाल के ट्राई करना, फिर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, तो ये बात सही है, क्लोज सरफेस पे लग जाता है। The term q on the right side of the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface। बिल्कुल ये बात भी सही है। Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when the system has some symmetry। ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते, क्या कह रहा है, द गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस कंटेन इन द कुलॉम्स लॉ। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ से अगर आपको नहीं पता हो तो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि कुलॉम लॉ, गॉस लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस है डिस्टेंस की बेस्ड ऑन द कुलॉम लॉ। ठीक है, आप ये यहाँ से नोट कर सकते हो या लिख लो छोटा सा नोट बना के अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सरफेस कंसिडर्ड फॉर द गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, है ना। तो देख लो कौन सा आंसर है, ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग मेटल स्फीयर इज प्रेजेंट। तो चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेटल सरफेस की, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए। ठीक है, बहुत अच्छे। चार्ज q is kept in the sphere of 5 centimeter first, then kept in the cube of side 5 centimeter. The outgoing flux will be। तो सेम इन बोथ केस आएगा। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्फीयर में रख दो या क्यूब में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात है आपकी, बहुत बढ़िया। द स्फीयर encloses an electric dipole within it, the total flux across the sphere is 0। अब अगर आप डाइपोल रखोगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्जेस रखने पड़ेंगे। अब इसके आसपास कोई सी भी सरफेस बना दो, टायर बना दो या ट्राइंगल बना दो या क्लाउड बना दो, कुछ भी बना दो, आंसर क्या आने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड कितना है, 0। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 51 का आंसर 0। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस सेशन के जो सारे क्वेश्चंस है ना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा और उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, ताकि आप ये जो पीडीएफ है ये भी डाउनलोड करके पढ़ सको। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में भी कर रखा है कि अगर गॉसियन सरफेस, एक बात बताओ, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसने बोला है कि क्यूब के अंदर हमने एक
क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसकी एक साइड से यानी सिर्फ इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 6 फेसेस से निकल रहा है तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि एक फेस से कितना चार्ज निकलेगा। बताओ, एक फेस से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो जल्दी से बताओ, बिल्कुल चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से कि ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद है कि नहीं। बिल्कुल याद है आपको, 2k क्यू अपॉन आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A charge q microcoulomb is placed at the center of the cube of side this, then the electric flux diverging from each face of the cube is। तो देखो, अब हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि क्यूब का साइज क्या है या क्योंकि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे q कितना आ जाएगा, q माइक्रोकुलम का 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितने हो गए, टोटल 6 फेसेस से, तो वन फेस से कितना होगा, वन फेस से हो जाएगा 54 नंबर का है, तो वन फेस से हो जाएगा q इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ द फेसेस इज। तो कहाँ पे रख दिया इस बार चार्ज को, एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, आपको ये थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। एक काम करो, आप रूम का एक कोना ले लो, आपने सॉलिड स्टेट भी पढ़ा हुआ है, तो अगर इस पे एक चार्ज रखेंगे कॉर्नर पे, अगर उसका सेंटर कॉर्नर पे रहेगा तो इस डिब्बे के अंदर 1/8 पार्ट रहेगा, इस डिब्बे के अंदर 1/8 पार्ट रहेगा। एक बॉल इमेजिन कर लो इस कमरे में, तो आधी बॉल क्या हो जाएगी, दिस, है ना। फिर आधी बॉल का भी कितना पार्ट सेंटर पे रखा हुआ है ना, कॉर्नर, कॉर्नर का है सेंटर पे, यानी 1/8 पार्ट रहेगा एक रूम के अंदर। ठीक है, 1/8 रहेगा तो टोटल चार्ज इन कितना होगा, क्यू इन हो जाएगा अपने पास क्यू अपॉन 3, सॉरी क्यू अपॉन 8 टोटल इन, है ना, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो फेसेस जिसमें ये पड़ा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बिल्कुल इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ये जहाँ पे चार्ज है उसके एडजेसेंट वाले जो कॉर्नर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी चाहिए उस सरफेस को, पर जब चार्ज ही हमने कॉर्नर पे रख दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलली पास हो जाएगी। जैसे यहाँ पे चार्ज है तो इसके तो पैरेलली पास हो गई ना, तो कितनी आई उतनी निकल गई, तो हमारे इस वाली सरफेस पे तो नहीं आएगी। पर ये जो बची हुई 1, 2 और ये 3 वाली सरफेस है, ये आगे आने वाली सरफेस, ये पीछे वाली, अब थोड़ा डायग्राम मैं समझाता हूँ आपको। ये पीछे वाली सरफेस तो तीनों पे नहीं आएगा, पर ये जो आगे वाली जो सरफेसेस है ना, ये वाली, ये नीचे वाली और ये पीछे वाली, इन पे आएगा। तो टोटल कितनी सरफेस है इस बार हमारे पास, सिर्फ 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। अब एक तरह से और पता लगा सकते थे कि इन सब में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर और ए और ऐसा दिया हुआ है ना। तो अब बताया आपको कि कहीं पे भी ए का रोल आता ही नहीं है, डायमेंशंस का रोल आता ही नहीं है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप सीधा देख के इसमें आंसर लगा सकते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार वापस से सुन लो, आ जाएगा अच्छे से। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ होगा चैप्टर तो ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसिडर अ रीजन inside which there are various type of charges but the total charge in it is zero at the point outside the region. The electric field is necessarily zero
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, नहीं। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, ये बात कुछ हो सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो होगा, इन्फिनिटी पे आपका जो ये सारे चार्जेस है इनका सम जो होगा कुछ आ रहा होगा, और इन्फिनिटी पे मान लो कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर इसको डिस्टेंस पे ले जाएं तो ये तो क्या हो जाएगी जीरो, मतलब इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी जीरो, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी जीरो, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मूविंग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है, अभी तो ये पास में जब होगा जब आर सिग्निफिकेंट होगा तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। पर जब ये बहुत दूर चला जाएगा यानी इसकी रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी, तो हम जब इसमें वर्क इन क्लोज पाथ करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, ठीक है। अरे 11th की चीज है ना कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, समझ रहे हो, क्लोज पाथ में अगर वर्क करते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क जीरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट सर्कुलर और पैरेलल, तो आंसर है हमारा पैरेलल लाइंस होती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्लेन ऑफ सरफेस एरिया एस इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस सरफेस एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन दिस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस, तो एक बात बताओ ये थीटा है, ई डॉट डी एस, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस बना है तो यहाँ से इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा एस कॉस थीटा, और इसमें से फील्ड की लाइन ऑफ फील्ड कितनी निकल रही है ई, तो ई डॉट डी एस, तो डी एस आ गया एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। अब आप कहोगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में तो साइन थीटा लिया था, अरे बेटा वो साइन थीटा इसलिए लिया था क्योंकि वहां पे क्या पूछा था, मोमेंट पूछा था, टॉर्क निकालना था, यहाँ पे हमको क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार पीछे जाके देख क्या उस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, ड्यू टू लाइन चार्ज बिल्कुल नहीं, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल हो या पॉइंट चार्ज हो हमको उससे क्या लेना देना, वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ड्यू टू इनफाइनाइट फ्लैट शीट, बिल्कुल यही आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही होता है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A cylinder of radius r and length L is placed at the uniform electric field parallel to the cylinder axis. A circular cylinder of radius r and length L. तो रेडियस r और लेंथ L है, ठीक बात है। अब क्या कह रखा है, इसमें से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो इसका आंसर बहुत इजी है, एक बार आप खुद सोच के देखो और फिर मुझे बताओ, अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएगी तो यहाँ से निकल भी तो जाएगी, सही बात है, तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा, बोलो दिमाग लगाने की जरूरत थी क्या इसमें, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है कि कहाँ से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहाँ से निकल रही है, तो आपके लिए क्वेश्चन 1 सेकंड का था, तो अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उतनी निकल जाएगी तो आंसर कितना हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब लास्ट 20 क्वेश्चंस बचे हैं, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दो, अगर अभी भी आपके फ्रेंड्स नहीं आ पाए ऑनलाइन तो उनको बता देना कि ये सेशन जो है रिकॉर्डेड यहीं पे मिलेगा आपको,
और कल हम करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड विद इट्स क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, तो फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जाएगी, देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना, ये वाला जो है ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना। तो ये पूछा है कि इस वाले जो सरफेस है इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई डॉट डी एस। अब आप बोलोगे सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बहुत मेहनत का काम है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली सर्कुलर सरफेस से अंदर जाएगी उतनी इस सरफेस से बाहर निकलेगी, बोलो उतनी निकलेगी ना। तो आप मान लो कि ये यहाँ से जा रही है ना, उतनी ही इसमें से आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलोगे कैसे, अरे भाई अभी तो देखा हमने कि देखो सबसे पहले तो ये हॉलो है ना, हेमिस्फेरिकल स्फेयर है, और पूछा है कि इसकी सरफेस से कितना निकल रहा है। तो भैया इसमें जितना जाएगा उतना ही तो बाहर आएगा, है ना। जितना जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो यहाँ से जितना भी जा रहा होगा अंदर वहां से बाहर निकल रहा होगा। हमारा फ्लक्स क्या हो गया, ई इंटू डी एस, और डी एस कितना है पाई आर स्क्वायर, तो हो गया पाई आर स्क्वायर ई। ठीक है। चलो एक बार खुद से सोचो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्यूआर कोड और यूजर नेम भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। तो बने रहिए आखिर तक, 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। A small metal ball is suspended in uniform electric field with the help of insulated thread. If high energy X-ray beam falls on the ball, it will be deflected in the direction of field, be deflected opposite to the direction of field, not deflected all, or fly to infinity. एक बॉल है, मेटल बॉल, जो कि यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकाई हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड थ्रेड, अब उस पे हाई एनर्जी एक्सरे बीम्स फॉल कर रही है, तो उसके साथ क्या होगा देखते हैं। तो क्या होगा, इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, तो देखो बेटा, अभी ये वाला जो चैप्टर कर रहे हो ना, इसमें आगे एक्सरेज वगैरह आएगी ना, तब ये वाली चीज समझ में आएगी। ये वाला क्वेश्चन मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो अभी एक बार एक काम करो, अगर आपने आगे का रिवाइज नहीं किया है तो एक बार इसका आंसर देख लो, और अगर आपको आता है तब तो समझ ही गए होंगे कि ये डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मतलब इन दी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सरे बीम जो है वो उसका डेविएशन हो जाएगा। ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर हेल्ड एट द डिस्टेंस माइनस डी प्लस डी रेस्पेक्टिवली ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू डी। ठीक है, तो क्यू इंटू टू डी हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम इन जनरल बात करें तो हम इस तरह से लेते हैं, तो डायरेक्शन किधर आती है, इस डायरेक्शन में। पर इसमें क्या है, माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू लेफ्ट साइड में है, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर ये वाला क्वेश्चन भी आपसे गलत हो रहा है तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R। है ना, इस तरह से लगाना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज पॉसिबल फॉर P Q R S T U। तो यहाँ पे जितना चार्ज था उससे डबल मैग्नीट्यूड का चार्ज हमको यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पे वेरियस चार्जेस लगाने हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर एक काम करें, हम यहाँ पे Q रख दें, ठीक है, और यहाँ पे रख दें हम, यहाँ पे प्लस रख दें। अब हमको एक काम करना है कि अगर यहाँ पे हम नेगेटिव रख दें तो ये हमारा चार्ज बैलेंस हो गया, क्योंकि ये वाला जो
चार्ज है ये इसको पुश करेगा और ये वाला चार्ज इसको पुल करेगा। तो हम यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस रख दें, या फिर यहाँ पे प्लस। सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस रख दें, यहाँ पे भी प्लस रख दें, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस रख दें। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में पी के लिए, अगर हम प्लस रखते हैं तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस आना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला नहीं है। प्लस प्लस नहीं, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ए वाला में क्या है, अगर यहाँ पे प्लस रखा तो क्यू पे आना चाहिए माइनस, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस आना चाहिए। चलो ये वाला नहीं हो रहा, माइनस रख के देखते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। तो ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे ना तो आप आसानी से सोच पाओगे। ठीक है, ये डाइपोल जैसे सिस्टम है। बस डाइपोल में अगर ये वाले चार्ज को अगर हम बना दे कि ये पुश कर रहा है ये पुल कर रहा है, अब देखो ना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार आप सोचो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और ध्यान से देखो कि आप इसमें क्या कर सकते हो। या एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है ना, ये चार्जेस को पी क्यू आर एस टी पे लगा के देख सकते हो, और जिससे भी टू डबल हो जाए, जब एक चार्ज पड़ा था तो क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस वाले चार्ज से भी डबल हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर डी हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charged ball B hangs from the silk thread S, which makes an angle theta with the large conducting sheet P. The surface charge density of the sheet is proportional to, है ना? तो ये हमको क्या पूछा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट किसके प्रोपोर्शनल होगी अगर एक चार्ज बॉल बी हैंग करती है कहाँ पे, सिल्क थ्रेड से। ये सिल्क थ्रेड है एस, और which makes an angle theta with the large conducting sheet as shown in the figure. The surface charge density sigma of the sheet is proportional to. तो ये क्वेश्चन आपको देखने में टिपिकल लग रहा होगा, पर मैं अगर आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या था। हमने कुछ इस तरह से क्वेश्चन किया था जब ये दोनों मास m और q चार्ज की थी, मास m और q चार्ज की थी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे से हमने इसका जो टेंशन है वो फाइंड की थी, और उसके बाद हमने एंगल थीटा निकाला था। ठीक है, तो ये थीटा हमको दे रखा है, अब हमको क्या फाइंड करना है, आज एम जी हमको पता है, और यहाँ पे क्यू ई हमको फोर्स है ये पता है। तो क्यू ई कितना है, यहाँ पे क्यू तो हो गया इसका चार्ज का, जो भी बॉल है उसका चार्ज, और ई कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो टी यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अगर हम इसको हमको क्या बताना है अब कि चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एम जी। तो यहाँ से सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, टेन थीटा इंटू टू एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेन थीटा। समझ में आया, याद आ गया क्वेश्चन? अच्छा, फिर से इधर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर से दिख रही होगी। मेरे पीछे आ गई है बहुत सारी इक्वेशंस। तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा लिखना आ गया है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर इन वैक्यूम इज एफ। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस आर इन द वैक्यूम इज एफ. Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between the two. The thickness of the slab is r by 2. Then the force between the charges will become. ठीक है, तो फोर्स निकालना है, फोर्स कितना होगा। चलो तो हम इसको अगले पेज पे देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए जगह नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसको कि F इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है K,
के की जगह हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एफ डैश जो होने वाला है वो होने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इफेक्टिव इंटू R स्क्वायर Q1 Q2। अब ये दोनों क्या है, फोर्सेस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि R इफेक्टिव जो होने वाला है वो फॉर्मूला जो होता है वो यही तो होता है ना। तो अब F अपॉन एफ डैश निकालेंगे तो R स्क्वायर जो आएगा हमारा K इंटू आर स्क्वायर आएगा, और आर इफेक्टिव जो प्रोपोर्शनल में आ जाएगा आर इफेक्टिव वो आ जाएगा रूट के अपॉन के इंटू आर, रूट के इंटू आर। आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया, हमको कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो यार देखो ना, फोर्स की जो इक्वेशन होती है उसमें आर क्या होता है, बीच दोनों प्लेट्स होती है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टू आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड। तो एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, अगर आप इसको कैपेसिटर की प्लेट्स मान लो, चलो आपने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो दो चार्ज मान लोगे, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो होता है। और ये आर इफेक्टिव क्या है, कि अब मान लो कि यार ये आधा पानी में पड़ा है, एक चार्ज पानी में और एक हवा में, तो यार यहाँ का तो के इफेक्टिव लगेगा ना। तो जब तक हम इसमें लगा नहीं रहे थे, देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है। अब इसमें क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन आर जो कि के है, के इंटू आर इफेक्टिव, मतलब R/2 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटे तरीके से बताता हूँ कि जो आर इफेक्टिव होता है ना, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो आर इफेक्टिव रूट के इंटू आर होता है, यानी जितनी भी, जैसे इस वाले एग्जांपल में ये के है, ये अब R/2 डिस्टेंस तक है। ठीक है, तो यहीं पे जो, कैसे समझाएं इसको, देखो मानो कि आर इफेक्टिव या फिर परमिटिविटी इनटू जो डिस्टेंस है उसकी, वो अपॉन में आती है। अब वैक्यूम में बात करते थे ना, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, पर इस के में जो है इसका वन छुपा हुआ है ना, ये वैक्यूम की बात है। अब इसको अगर किसी मीडियम में डालेंगे तो हम लगाते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर रूट के की वैल्यू ही तो होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दी हुई है कि क्या, कितनी दी हुई है बोलो। यहाँ पे दी हुई है ना हमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 4 है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब दिस, इस वाले मेथड से यहाँ की कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू आर प्लस 4/2 आर, ये देखो ये वाली, इंटू Q1 Q2। अब इसमें पुराने फोर्स, कहाँ गया क्वेश्चन, इफ द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज R/2 देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बिकम। ठीक है, तो पहले कितना था फोर्स, फोर्स था पहले, पहले फोर्स था हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो क्या है, आर इफेक्टिव है ना, आर इफेक्टिव का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 2/2 यानी 1 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू तो हम रख देंगे F, और ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन, तो F डैश इज इक्वल टू F इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 4/5 इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 4/9 ऑफ F। बोलो समझ में आया। देखो ये चीज समझ में नहीं आ सकती है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। जो हमारी फोर्स की इक्वेशन होती है ना, तो आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये देखो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इफेक्टिव होती है।
अभी आर इफेक्टिव क्या होता है? आर इफेक्टिव होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनटू डिस्टेंस। ठीक है, जिसके चार्ज के बीच में निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस और उसके बीच का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो जैसे जैसे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चेंज होगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनटू डिस्टेंस चेंज होगी। ठीक है, तो हम उसको ऐड करते जाएंगे और इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4/9 f। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, समटाइम्स स्केलर समटाइम वेक्टर, या नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो एक बार चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। मुझे पता है आप सबको इसका आंसर आता है, तो एक बार बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में क्या आ रहा है इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लक्स की जो वैल्यू होती है ई डॉट डी एस होती है। और भैया हमको पता है किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी में बी। ठीक है, तो मिनिमम कितनी चार्ज की वैल्यू हो सकती है? तो वो है ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्योंकि यही एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है और यही एक प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है और चार्ज क्वांटाइज है तो इससे कम नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। तो 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम्ब में होता है वन चार्ज। ठीक है, वन चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वन कुलॉम्ब में कितना होगा? तो वन कुलॉम्ब में हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ये कुछ आ रहा होगा आपका। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो एक 10 ऊपर भेजते हैं तो एक सेकेंड, इसका 16/10 और एक और 10 भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 25/4 इंटू 10⁻18 और 25/4 होता है 6.25 इंटू 10�8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यूनिटरी मेथड है, इधर से उधर उधर से इधर करना था। ठीक है, चलो लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपका रिवीजन हो गया होगा और बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charge q is at each of the opposite corner of the square. A charge is placed at each of the two corner. ठीक है, एक पॉजिटिव कैपिटल क्यू यहाँ पे पड़ा है और एक कैपिटल क्यू यहाँ है, और एक स्मॉल क्यू और एक स्मॉल क्यू यहाँ पे पड़ा है। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू। तो देखो नेट फोर्स ऑन कितना है? क्यू पे 0 है। तो इस क्यू पे नेट फोर्स 0 बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? F41 प्लस F42 प्लस F43 इज इक्वल टू 0। तो लिख देते हैं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 42 के क्यू अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर और यहाँ पे q इज इक्वल टू 0। तो अब q अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो के क्यू एक कैंसिल हो गए सारे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है, तो q प्लस के कैंसिल हो गया, q अपॉन √2 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो 2q प्लस q बाय √2 इज इक्वल टू 0। q अपॉन √2 इज इक्वल टू -2q और यहाँ से q अपॉन q आ जाएगा -2 √2। ठीक है, -2 √2 आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियस r 2r 3r आर गिवन
charges q1, q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge density of the outer surface of the shells are equal, then the ratio of charges given to the shell is. तो देखो अब के सारी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो गई, यानी जितना भी चार्ज दिया है पूरी सरफेस पे इक्वली डिवाइड हुआ है। तो सबसे छोटी वाली का अगर हम सरफेस एरिया निकाले तो वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2r वाली का निकालेंगे तो क्या आएगा 4 × पाई r स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 3r वाली का निकालेंगे तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है तो आपको ये समझ में आता है कि इनके जो एरिया का, हमने क्वेश्चन भी किया था कि जब एरिया के प्रोपोर्शनल में ही चार्ज डिवाइड होता है। जब हम लेक्चर पढ़ रहे थे, आप अभी भी जाके अगर लेक्चर रिवाइज करोगे तो जो चार्ज होता है वो सरफेस एरिया के बेसिस पे डिवाइड होता है, जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा चार्ज। तो चार्ज किस रेशियो में दिया होगा, तो इस पे अगर चार्ज Q1, Q2 और Q3 मान ले, तो अगर इसको हम रेशियो लेंगे तो 1:4:9 आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए। इसमें थोड़ा रिवर्स काम किया है हमने। पहले हम सरफेस का चार्ज पता होता है तो हम उसके पे क्या निकाल देते हैं, डेंसिटी निकाल देते हैं। अब हमको पता है कि डेंसिटी इक्वल है तो हमने चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r हैज पॉजिटिव चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर o इज। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो थीटा डी थीटा पे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। हम क्या करते हैं डी क्यू चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे फोर्स निकाल देते हैं। तो फोर्स क्या हुआ डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम 0 से q तक, और बस आ जाएगा आंसर हमारा, और डिवाइड बाय q कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k q अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स आ जाएगी 0 से q। तो ये आ जाएगा k q अपॉन आर स्क्वायर, और k की वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक बात है। तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस में। रुको रुको, ये वाला आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो डी आएगा, क्योंकि माइनस जे कैप सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो पॉइंट चार्ज में क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का ग्राफ ऑप्शन बी देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकली चार्ज बॉडीज आर केप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स 0, 1, 2, 4, 8, 16 and so on. All other charges repel the charge at the origin with a force of 1.2 Newton. Find the magnitude of each charge. तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रख रखे हैं, ठीक है। कहाँ पे रख रखे हैं, 1 पे, 0 पे रख रखा है, एक 1 पे रख रखा है, 2 पे, एक 4 पे, एक 8 पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये सारे चार्जेस मिलके इस चार्ज को रिपेल करते हैं, यानी ये सारे चार्जेस एक ही पोलैरिटी के। अब हम कैसे निकालेंगे, तो के इन दोनों के बीच में निकालते हैं, तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। यानी ये जो इनफाइनाइट जीपी है इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू
फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - 1/4, तो 3/4, तो k³ इंटू 4/3, और k की वैल्यू डाल दे तो हम यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 1.2। अब 3 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3, और 4 इंटू 3 12 होता है, तो यहाँ पे ऐसे ले लें तो ये 12 बन गया, तो 12 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे q² जो है 10⁻⁻10 है, ठीक है। तो q कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 या फिर 10 माइक्रो कूलम। समझ आई बात? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो 75 से 76, 77, 78, 79, 80 और 81 ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है। तो एक बार इनको ट्राई करने की कोशिश करो कि ये आपसे सॉल्व होते हैं, यानी इनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। अगली स्लाइड में इसके आंसर भी लिख के दे दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं, यानी इतनी देर से हमने जो वीडियो देखी है ये बहुत हेल्पफुल रही है आपकी स्टडी को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सारी पीडीएफ्स और लिंक्स जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि आप 95% कैसे ला सकते हैं उसमें बताई थी, तो सारी पीडीएफ आपको इस लिंक में मिल जाएगी। टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स भी मिल जाएंगे, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने मिशन को याद रखना है, 95% प्लस लेके आनी है। अगर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो। यूजर नेम और क्यूआर कोड दोनों का यहाँ पे दे रखा है। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और ग्रुप में आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो और उनको भी बता दो कि यहाँ पे जो है रिविजन सीरीज बोर्ड्स के लिए चालू हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।